नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल 14 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 से 18 क्या है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 जो है वो पर्टिकुलरली इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। हेडिंग इसकी है ये। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं इधर उधर से आपने पढ़ा हुआ है, आपको समझ में नहीं आया है या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे भी सर के ऊपर से बहुत बार निकला है ये चीज़, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी इजी लैंग्वेज में हो सके अपनी लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में अपन डिस्कस करेंगे इस सेक्शन को। बिल्कुल ये हवा में उड़ने वाली बातें नहीं करेंगे कि आर्बिट्रेरीनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस। हालांकि ये तो आएंगे वर्ड्स, लेकिन कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स कि समझ रहे हो ना आप, सुने होंगे कभी ना कभी आपने, तो वो चीज़ें अपन डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दो लाइनों में ख़त्म। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमको फोकस किस चीज़ पे करना है आपका, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। एक एक करके बात करता है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, मतलब कि इसका मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, ये आया कहाँ से था। सबसे पहले तो ब्रिटिश से आया, इंग्लैंड से आया हुआ कॉन्सेप्ट है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसको थोड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ बात बेसिकली करता है कि हर कोई लॉ की नज़रों में इक्वल रहेगा। मतलब इक्वल रहेगा मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, किसी को भी एक अलग से अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। लॉ में सब इक्वल रहेंगे, ठीक है। और कोई भी आदमी लॉ के अबव नहीं रहेगा, लॉ ही सुप्रीम रहेगा, लॉ के ऊपर कोई नहीं रहेगा। मतलब ये बात बेसिकली नई वाली करता है ना। कॉन्सेप्ट जरूर इसका पॉजिटिव है, लेकिन इसको थोड़ा नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इनको पॉजिटिव दिखाना था, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ को डाइसी का, प्रोफेसर डाइसी का रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। रूल ऑफ लॉ मतलब कि लॉ ही सबसे ऊपर है, लॉ की नज़रों में सब सेम है और लॉ सबसे ऊपर है। इसीलिए डाइसी ने दो प्रिंसिपल दिए थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ के दो प्रिंसिपल दिए थे। पहला प्रिंसिपल क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सबसे ऊपर, और दूसरा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वल, लॉ की नज़रों में सब इक्वल। बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 1 से आया हुआ चीज़ है ये, ठीक है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है कि सेम सिचुएशन में हम एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीट करेंगे, सेम ट्रीटमेंट देंगे और उनके ऊपर सेम प्रिविलेजेस आएंगे और सेम लायबिलिटी भी आएगी। प्रिविलेजेस सेम आ रहा है तो लायबिलिटी भी सेम आएगी। ये चीज़ जैसे कि मान के चलो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, अब सेकेंड ईयर के हैं वो, तो उनको हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। थर्ड ईयर के बच्चे, उनको हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। आप ये मत सोचो कि सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के बच्चों को हम एक जैसा ट्रीट करें। क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन नहीं है। ये सेकेंड ईयर के, ये थर्ड ईयर के, मैन जितने भी मर्द हैं, मैन हैं, उनको हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। वुमेन को हम एक जैसा ट्रीट करेंगे, मैन वुमेन को हम एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन में सेम को हम एक जैसा ट्रीट करेंगे, एक जैसों को हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। अब ये थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा क्या, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ही है। क्यों? इक्वालिटी बिफोर लॉ बेसिकली क्या बात करता था, हम इक्वालिटी नहीं होने देंगे, इक्वालिटी हम नहीं होने देंगे। ये बोलता है कि हम इक्वालिटी करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन बात क्या कर रहा है, जैसे कि आप ही हो, आप हो, अपने भाई को मत मारना, ठीक है, अपने भाई को प्यार से रखना, ठीक है। पहला वाला थोड़ा नेगेटिव था, दूसरा वाला पॉजिटिव है। तो यही बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ थोड़ा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो बात करता है इक्वालिटी नहीं होने देंगे हम, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और ये बात करता है कि होगा होगा होगा, इक्वालिटी होगी, प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, इक्वल सिचुएशन में सब होगा, लायबिलिटी भी होगी। समझ रहे हो? इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को थोड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, आपने प्रियम्बल अगर देखा हो तो प्रियम्बल में एक बात लिखी हुई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये यही इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को लाने की बात कर रहे हैं। इनका मेन फोकस इनका यही है,
प्रियम्बल में जो बात लिखी है वही लाने की बात कर रही है। तो बात करते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब क्या कि मान के चलो एक घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। अब दोनों के लिए 2-2 एप्पल्स आ रहे थे, 2 इसके लिए 2 इसके लिए एप्पल्स आ रहे थे, ठीक है। अब होता क्या है कि एक बच्चे को आ जाता है बुखार, डेंगू हो जाता है उस बच्चे को। डॉक्टर बोलता है कि 2 एप्पल से नहीं होगा, आप इसको 3 एप्पल दो, आप इसको 3 एप्पल दो, ये ज़रूरी है। तो अब आप बोलो कि यार ये तो इक्वालिटी नहीं है, इसको आप 3 दे रहे हो और इसको अभी भी 2 पे अटकाया हुआ पड़ा है आपने, तो ये तो इक्वालिटी नहीं है। अब फिर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं बेटा इक्वालिटी नहीं है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, हमने रीजनेबली क्लासीफाई किया है, भले इक्वालिटी नहीं है लेकिन क्लासिफिकेशन तो है और वो भी रीजनेबल है। समझ रहे हो? तो यही वो बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। अब आर्टिकल 14 जो है वो क्लास लेजिस्लेशन को तो प्रोहिबिट करता है, लेकिन जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट, मतलब कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। आर्टिकल 14 बोलता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते आप। अब क्लास लेजिस्लेशन कैसे? क्लास लेजिस्लेशन अगर सीधी सादी भाषा में बोलूं तो आपने अपने मन से ही एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को आप अब प्रिविलेजेस दे रहे हो, उसी ग्रुप को आप प्रिविलेजेस दे रहे हो, अपने मन से ग्रुप बना लिया, उसमें आपका कोई रीज़न नहीं है आपका। जैसे कि मान के चलो सेकेंड ईयर के बच्चों को आपने बोल दिया कि आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा देंगे हम लोग, सेकेंड ईयर को आपने बोल दिया, तो अब ये क्या है? इसको क्या मैं ये बोल सकता हूँ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? नहीं, यहाँ पर क्या रीज़न है? आपने तो अपनी मनमानी से कर दिया, आपने तो कोई भी आपने एक ग्रुप उठा लिया सेकेंड ईयर, उसको आपने 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये कहाँ का? ये तो क्लास लेजिस्लेशन है, ये तो क्लास लेजिस्लेशन है। तो क्लास लेजिस्लेशन को आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को ये प्रोहिबिट नहीं करता है। अब एक केस है, आपको समझ में आ जाएगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है। स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्रिश्चियन बच्चों को फेवर किया जा रहा था एडमिशन के लिए, क्रिश्चियन बच्चों को प्रेफरेंस दे रहे थे, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दे रहे थे एडमिशन के लिए। अब आई कोर्ट तक बात, तो कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि हमको माइनॉरिटी सेक्शन को उठाने के लिए ये कुछ कदम हमको लेने पड़ते हैं, ये हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि रीज़न है हमारे पास, रीजनेबली क्लासीफाई किया है हमने। माइनॉरिटी सेक्शन है, क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी सेक्शन है, इसीलिए हमने ऐसा किया है, हमने क्लास लेजिस्लेशन नहीं करी है, हमारे पास रीज़न है। अब एक और केस है जो कि क्लास लेजिस्लेशन बताता है। कौन सा केस है? नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस केस में क्या हुआ था कि ये छत्तीसगढ़ का एरिया था, वहाँ पर क्या वो नक्सली अटैक कर रहे थे एरिया पे, ठीक है। तो अब वहाँ की अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली। वो पॉलिसी क्या थी कि वो जो छत्तीसगढ़ का एरिया था, वहीं के यूथ को, वहीं के बच्चों को उन्होंने एज ए SPO अपॉइंट कर दिया था, पुलिस अपॉइंट कर दिया था, ये इन नक्सलियों से लड़ने के लिए, नक्सलियों से लड़ने के लिए वहीं के यूथ को इन लोगों ने अपॉइंट कर दिया। ऐसी पॉलिसी निकाली इन लोगों ने। अब कोर्ट ने ये बोला कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या हिसाब से कर दिया आपने ये रेगुलर फोर्सेस है क्या? नहीं, रेगुलर फोर्सेस को ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है, सब कुछ है, रेगुलर फोर्सेस लड़ सकती हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी है। आपने यूथ को, वहाँ के यूथ को जिनके पास ना अच्छी ट्रेनिंग थी ना अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड था, आपने कैसे वहाँ पर उनको खड़ा कर दिया एज ए SPO? कैसे खड़ा कर दिया आपने? क्या क्या रीज़न है आपके पास? उनके पास कोई रीज़न नहीं था, तो ये पॉलिसी इनवैलिड डिक्लेयर कर दी। आया आपको समझ में? ये था क्लास लेजिस्लेशन, कोई रीज़न नहीं था, अपने मन से उन्होंने कुछ भी कर दिया। रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं किया यहाँ पर, आपको समझना पड़ेगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब अगला केस है हमारा चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था? एक कंपनी थी शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। इस कंपनी में कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, तो उस मिसमैनेजमेंट के चक्कर में प्रोडक्शन अफेक्ट हो गया उस कंपनी का। अब प्रोडक्शन अफेक्ट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट पे तो फ़र्क आएगा ही, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कम जनरेट होगा, तो ये दिक्कत हो गई वहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने एक्ट निकाला, एक शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कॉरपोरेशन एक्ट 1950।
एक एक्ट निकाला गवर्नमेंट ने ये वाला, और उस एक्ट के अंदर इस कंपनी का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के अंडर आ गया। गवर्नमेंट का मैनेजमेंट, ये कंपनी का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास आ गया। अब जो कंपनी का शेयर होल्डर था एक, उसने केस फाइल किया, ठीक है, उसने एक पिटीशन फाइल करी। अब पिटीशन फाइल करके उसने बोला कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो अपनी मनमानी कर दी। बोले ये, उसने ये बोला कि ये तो क्लास लेजिस्लेशन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इकलौती ये वाली कंपनी नहीं थी जो वीविंग, और ये वाली कंपनी स्पिनिंग एंड वीविंग, बहुत सारी कंपनियां थी। तो आपने अपने मन से ही ये वाली कंपनी कैसे चुन ली? आपने तो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी थी ना, आपने सिर्फ यही क्यों चुनी? बाकी भी चुनो ना। मान के चलो इंडिया में ऐसी लगभग 200-300 कंपनियां होंगी, तो आप 200-300 को भी तो चुनो, सिर्फ आप अकेले क्यों चुन रहे हो? ये तो क्लास लेजिस्लेशन है, ऐसा शेयर होल्डर ने बोला। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि सबको चुनना पड़ेगा। उनके पास रीज़न है और उन्होंने आपकी कंपनी चुनी है, इसका मतलब कि आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आ सकते हो, आपको एक ग्रुप की तरह माना जा सकता है। समझ रहे हो? एक इंसान को भी ग्रुप की तरह माना जा सकता है, ये बोला गया था इस केस में। इवन अ सिंगल इंडिविजुअल में बी ट्रीटेड एज अ क्लास हिमसेल्फ। एक सिंगल इंडिविजुअल को भी एक क्लास की तरह माना जा सकता है। अब बात आती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। अब कोर्ट के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो देखे कि क्या है। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन के 2 टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है 2। सबसे पहला तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, हमको देखना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था कि नहीं। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? अब मान के चलो कि यार आर्मी के लिए जो भर्तियां निकलती है, ठीक है, अब हमारी तो उतनी हाइट है, ठीक है, हाइट हमारी अच्छी है, लेकिन अब अगर हम आसाम या मेघालय की तरफ जाएं तो वहाँ पर तो जियोग्राफिकली ही हाइट कम है लोगों की, है ना। तो अगर हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जो कि ये बोलता है कि उन लोगों की हाइट कम रहेगी, इसके लिए, किसके लिए? आर्मी की भर्ती के लिए उन लोगों की हाइट हम कम रखेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग हैं तो बिल्कुल इक्वल, वहाँ की हाइट कम रहेगी यहाँ के मुकाबले। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये तो इनइक्वालिटी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पर अगर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लगाओ आप, तो वो तो जियोग्राफिकली कंडीशन ही ऐसी थी ना, वहाँ पर सबकी हाइट वहाँ पर छोटी है, कम है हमसे। तो अगर ऐसा हो तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लगा कर क्या आपको लगता है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? बिल्कुल है, ये होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अब आप देखो कुछ लैंड लॉज या लोकल लॉज अगर आप देखो तो उसमें ऐसा बताया हुआ है कि एक ट्राइबल ग्रुप का आदमी जो अपनी ज़मीन है, एक ट्राइबल ग्रुप के एक आदमी है जो कि वो ज़मीन ओन करता है, उसके पास ज़मीन है, तो वो ज़मीन सिर्फ अपने ट्राइबल ग्रुप के आदमी को ही बेच सकता है। वो ऐसा बोला गया है लैंड लॉज और कुछ लोकल लॉज में, ऐसा बोला गया है कि ट्राइबल आदमी अपनी ज़मीन सिर्फ अपने ट्राइबल वाले को ही बेच सकता है, ऐसा बोला गया है। तो अब आप ये बोलोगे क्या? नहीं, आप अगर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया देखो, आप लगाओ आप, तो यार ऐसा होता है कि कई सारे बाहर के लोग आके उनको चूना लगा के ज़मीन ले लेते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया जो कि उनको प्रोहिबिट करता है कि आप किसी और को बेचो। तो यहाँ पर हमने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लगाया। तो पहला तो ये टेस्ट था इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दूसरा है रैशनल नेक्सस होना चाहिए। रैशनल नेक्सस होना चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए कि आपने एक एक्ट निकाला है, चलो आपने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करके आपने क्लासिफिकेशन भी कर दी, और लेकिन वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कि आपने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया तो किसी चीज़ की कर दी और आपका ऑब्जेक्ट था कुछ और, कोई मतलब रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है, रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कर दिया आपने हाइट की और ऑब्जेक्ट था आपका रिजर्वेशन देने का, तो कुछ वही रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि रैशनल नेक्सस मतलब रिलेशन है कि नहीं। एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होता है, एक उसका ऑब्जेक्ट होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं है, वो चीज़ और देखनी पड़ेगी। बस ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ हैं, टेस्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का।
अब एक केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का केस था ये। अब इस केस में क्या हुआ था, एक वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1850 आया था जिसका सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 को चैलेंज किया गया था। क्यों चैलेंज किया गया था, क्योंकि इस एक्ट में ऐसा बोला गया था, ये एक्ट लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कुछ ऑफेंसेस, सर्टन ऑफेंसेस का हम स्पीडियर ट्रायल करवाएं। ये एक्ट का ऑब्जेक्ट तो ये था स्पीडियर ट्रायल करवाएं, लेकिन सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में ऐसा लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऑफेंस को अपने अंडर ले सकती है, किसी भी केस को अपने अंडर ले सकती है और उसका स्पीडियर ट्रायल करवा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमको क्लियर है, स्पीडियर ट्रायल करवा सकती है, लेकिन इन्होंने रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहाँ किया, उन्होंने ये कहाँ बताया कि कौन से ऑफेंस ले सकती है गवर्नमेंट। उन्होंने तो ये बोला सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में कि कोई से भी ऑफेंस ले सकती है वो। तो कोई से भी ऑफेंस क्यों ले सकती है वो, कुछ ऑफेंस आप क्राइटेरिया तो रखो, कुछ क्लासिफिकेशन तो करो आप कि यार ये मर्डर के केस ले सकती हूँ, या फिर जिसके पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है या 5 साल से ज़्यादा, कुछ तो रखो आप। आपने तो कोई से भी बोल दिया, चोरी से लेकर मर्डर तक आप सब ले सकते हो जिसकी आपकी इच्छा। तो ये तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये तो क्लास लेजिस्लेशन है। तो इसीलिए इस सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 को आर्टिकल 14 का वायलेशन बताया गया है। लेकिन ये जो आर्टिकल 14 का जो दौर चल रहा था, इस दौर को बिल्कुल हिला के रख दिया, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हिला के रख दिया ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक नया चेहरा दे दिया आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 अब सिर्फ ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं रहा, आर्टिकल 14 ये सिर्फ अभी रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं रहा। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इक्वालिटी को बताया नॉन आर्बिट्रेरीनेस, मतलब कि इक्वालिटी सिर्फ वहीं रहेगी जहां पर नॉन आर्बिट्रेरीनेस होगा। आर्बिट्रेरीनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस मतलब गवर्नमेंट की मनमानी। इनडायरेक्टली क्लास लेजिस्लेशन के बारे में बात हो रही है, मतलब कि अपनी मनमानी कर दी गवर्नमेंट ने। जैसे कि हमने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अनवर अली वाला केस देखा, ये यहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस थी। उन्होंने अपनी मनमानी से एक ऐसा एक्ट लेके आया है कि कोई से भी ऑफेंस को वो अपने अंडर ले सकते हैं स्पीडियर ट्रायल में। तो ये क्या है? आर्बिट्रेरीनेस है। जहाँ पर नॉन आर्बिट्रेरीनेस होगा वहीं पर इक्वालिटी रहेगी। जहाँ पे नॉन आर्बिट्रेरीनेस होगा, आप मनमानी नहीं होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए। अगर मनमानी नहीं है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस है, मतलब वहाँ पर इक्वालिटी है। आपने कोई एक्शन तो लिया है, कोई एक्शन, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन तो लिया है, लेकिन या तो वो आर्बिट्रेरी होगा या नॉन आर्बिट्रेरी होगा। नॉन आर्बिट्रेरी होगा अगर वो एक्शन, तो ही उनके पास कुछ रीज़न है क्या, तो ही इक्वालिटी हम माने जाएंगे। क्योंकि इक्वालिटी को एंटीथीसिस बताया हुआ है। इक्वालिटी इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। और हाँ, एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि मैं पढ़ने वाला हूँ, जो कि इस केस में बताया हुआ था। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट विथ मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस एंड इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैबिन्ड, कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनियर लिमिट्स। ठीक है, इक्वालिटी एक ऐसा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत। और उसको आप अगर डॉक्ट्रिन लिमिट में या फिर किसी भी प्रिंसिपल में या फिर किसी ट्रेडिशनल लिमिट में कि यार यही इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत हो आप। इक्वालिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आपको जहाँ जाना है भूल भुलैया है। सिर्फ आप उसको ये मत समझो कि सिर्फ यही है इक्वालिटी, बहुत कुछ है इक्वालिटी। ऐसा इस केस में बताया हुआ है। अब आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, और यही स्टेटमेंट दोबारा, जो अभी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा वही दोबारा इसमें रिपीट किया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और एक और चीज़ इसमें बोली कि जो आर्टिकल 14 जो है वो स्टेट जो एक्शन करती है उसके आर्बिट्रेरीनेस को स्ट्राइक करता है। मतलब कि स्टेट जो मनमानी करती है अपने एक्शंस में, कोई एक्ट लेके आई स्टेट, उसको ख़त्म करने का काम करता है आर्टिकल 14। समझ रहे हो आप? तो इससे हमको एक चीज़ तो हमको समझ में आ जाती है, एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यार ये जो आर्बिट्रेरीनेस का हम पता कैसे लगाएंगे।
कि यार ये जो चीज़ है ये आर्बिट्रेरी है कि नॉन आर्बिट्रेरी है। तो सिंपल हमको बस रीज़न देखना है कि यार ये एक कोई इन्होंने स्टेट ने कोई एक्शन किया, तो जो भी एक्शन किया इन्होंने, ये इनके पास ये रीज़न था क्या करने का कि कुछ भी अपने मन से कर दिया। बस हमको ये रीज़न देखना है कि उन्होंने रीजनेबली क्लासीफाई किया है या नहीं किया है। किया है तो नॉन आर्बिट्रेरी, नहीं किया आर्बिट्रेरी, सिंपल। अब बात करते हैं DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस। इस केस में जो रूल 34 था, सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 का रूल 34 था, उसको हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ये रूल ऐसी बात करता था कि एक डेट है, उस डेट के पहले जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन अलग रहेगी, उस डेट के बाद में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन अलग रहेगी, कम ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा रूल 34 में बताया था। अब कोर्ट के पास बात गई कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या रीज़न था ये करने का, क्या सेंस था इस बात का कि एक डेट के पहले जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन अलग, एक डेट के बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन अलग। तो ऐसा क्या रीज़न क्या था आपके पास, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों अलग होनी चाहिए इस डेट के बाद वाले लोगों की पेंशन और इस डेट के पहले वाले लोगों की पेंशन, क्यों अलग होनी चाहिए? स्टेट के पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों अलग होनी चाहिए। इसीलिए इस जो रूल 34 था इसको आर्बिट्रेरी बताया और इसको हटा दिया। अब आता है केस एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्ज़ा वाला केस। ठीक है, अब ये केस में क्या हुआ था, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइन रेगुलेशन को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, क्यों ख़त्म कर दिया था? क्योंकि इसका जो रेगुलेशन 46 था, इसका रेगुलेशन 46 क्या बात करता था कि उस वुमेन को रिटायर कर दिया जाएगा अगर वो 35 इयर्स की हो जाती है, या फिर उसने जैसे ही वो जॉब ज्वाइन करी है उसके 4 साल के अंदर अंदर वो शादी कर लेती है, या फिर फर्स्ट प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब पहली बार अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर जो भी इन तीनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाए तो वो रिटायर हो जाए। रेगुलेशन 46 ये बात करता था। रेगुलेशन 47 ये बात करता था कि MD के पास ये डिस्क्रिशन है, MD के पास ये डिस्क्रिशन रहेगा कि वो एक बार में 1 साल बढ़ा सकता है, वुमेन का 1 साल में एक बार रिटायरमेंट का बढ़ा सकता है। मतलब कि अगर वो 35 में रिटायर होने वाली है तो 36 कर देगा एक बार में, फिर 37 कर देगा दूसरी बार, तीसरी बार 38, 39, ऐसा करते करते वो 45 तक उसकी रिटायरमेंट की एज एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि यार ये जो इन्होंने रूल्स रखे हैं, रेगुलेशंस रखी हैं, इन किस बेसिस पर रखी है इन लोगों ने। मान के चलो कि इसमें तो चलो ये बात हुई है कि वो अगर वो 4 साल के अंदर अगर वो शादी करती है तो उसको रिटायर कर देंगे, तो चलो उसने 4 साल तक शादी नहीं करी, उसने 5वें साल शादी कर ली उसने, तो फिर उस कोई प्रोविजन ही नहीं है फिर कि अब उसको रिटायर करेंगे। तो क्या सेंस है ये चीज़ लाने का, क्या रीज़न था, कुछ सेंस बन रहा है इस चीज़ का कि आप ये रेगुलेशंस लेके आ रहे हो और MD को डिस्क्रिशन दे रहे हो, आप MD को डिस्क्रिशन दे रहे हो कि आप 45 ईयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो क्या सेंस था ये चीज़ों को लाने का? तो उसको कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन मिला नहीं, तो इसीलिए आर्बिट्रेरीनेस बोल के इन रेगुलेशंस को कर दिया वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 14। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।